आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। तो इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट में हुए गोलीकांड से पूरी राजधानी दहल गई है, जिसमें एक मासूम बच्ची भी घायल हो गई है। वही इस शूटआउट में गोली लगने से घायल हुई 1.5 साल की मासूम बच्ची से मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ केजीएमयू पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के साथ ही बच्ची को अच्छे से अच्छे इलाज उपलब्ध करवाने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोर्ट परिसर में हुए हत्याकांड पर जांच के आदेश दिए, जिसके बाद 3 सदस्यीय एसआईटी गठित हुई है। वहीं इस मामले पर मोहित अग्रवाल, एडीजी टेक्निकल नीलाब्जा चौधरी, प्रवीण कुमार, आईजी अयोध्या इसकी जांच करेंगे। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी का गठन कर दिया है। तो वही कैसरबाग कोर्ट में हुए गोलीकांड की जांच करने के लिए अब एसआईटी की टीमें गठित कर दी गई है। तो वही बीते दिनों इस शूटआउट में घायल हुए एक बच्ची से मिलने सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने केजीएमयू पहुंचकर उस बच्ची से मुलाकात करते हुए डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि बच्ची को अच्छे से अच्छा और बेहतर इलाज जो है वो मुहैया कराया जाए। तो इस पूरे मामले पर जो है एक तरफ अब लगातार यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, तो इस पूरे मसले पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी के गठन का आदेश दिया है, साथ ही जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं कहा गया है कि जल्द से जल्द जो जांच रिपोर्ट है उसको पेश किया जाए। तो वहीं कैसरबाग कोर्ट में हुए गोलीकांड पर अब पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद हुए अतीक अशरफ हत्याकांड और एक बार फिर से पुलिस की सुरक्षा में बीते देर शाम को लखनऊ के कोर्ट के अंदर ही कुख्यात शूटर को गोली मारते हुए मौत के घाट उतार दिया जाता है। जबकि हैरानी की बात और बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस की अभिरक्षा में आखिर जो हत्यारोपी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो पुलिस के सुरक्षा घेरे पे पहुंचते हैं और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तो संजीव जीवा की हत्याकांड के बाद से ही लगातार सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आप अलर्ट नजर आए हैं, जो एसआईटी की टीम को गठित करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो वही कैसरबाग कोर्ट में हुए गोलीकांड में जिसमें एक मासूम बच्ची घायल हुई थी, उससे मुलाकात करने भी सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने उस बच्ची से मुलाकात करते हुए उसका हाल चाल जाना है। तो वही फिलहाल बच्ची की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई गई है। तो गोलीकांड में घायल बच्चे से मुलाकात करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां जांच के भी आदेश सूबे के मुखिया द्वारा दिए गए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का गोलीकांड कोर्ट के अंदर हुआ है। 13 फरवरी 2017 को भी लखनऊ बार के संयुक्त सचिव संजीव लोधी पर बम से हमला किया गया था। तो वही 2012 में सिविल कोर्ट में सीढ़ियों के नीचे कूड़े के ढेर में विस्फोट हुआ था। वही 15 मार्च 2018 को भी पटाखों की गूंज से पूरा कोर्ट गूंज उठा था। लेकिन इतनी सारी चीजें लगातार कोर्ट में हो जाती हैं, उसके बावजूद भी जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो उस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेता। यही वजह है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और वो लगातार इस तरीके की हत्याकांड को अंजाम देते हैं। हत्याकांड हुआ है उसने कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है दावों में वादों में कि यूपी में कानून का राज कायम है, यूपी में सब कुछ चंगा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन ना तो लोगों को रोजगार मिला है, ना तो जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त हो पाई है यूपी की। और ताजा मामला पूरे जो कानून व्यवस्था का दावा करता है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि सूबे के मुखिया ये दावा करते हैं कि यूपी में अब जंगल राज नहीं है, जैसा कि पहले की सरकारों में हुआ करता था, और अब यूपी में कानून है, सुशासन है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है यूपी की कानून व्यवस्था पर, यूपी के शासन पर और यूपी की सरकार पर, यानी कि भाजपा सरकार पर।
तो वही कैसरबाग कोर्ट में हुए इस हत्याकांड के बाद से ही जो अधिवक्ताओं का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही ये कह रहे हैं कि जो उनकी सुरक्षा को लेकर के एक कानून बनाया जाए। तो सुबह से ही अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कैसरबाग के बाहर। जो इस पूरे हत्याकांड को जहां अंजाम दिया गया वहां पर लगातार जो पुलिस है वो मुस्तैदी से नजर आ रही है, जो अधिकारी है वो भी मौजूद, और लगातार जो अधिवक्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर उठा रहे हैं। वो साथ ही कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी एक कानून लाया जाना चाहिए, क्योंकि जो हत्यारा था जिसने उस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो पूरा ही वकील के भेस में कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचता है, और साथ ही किसी को शक क्या हो, उसने अपना हुलिया इस तरीके से बना रखा था कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। उसने अपने पॉकेट में एक पेन भी रखा हुआ था जिससे गलती से भी किसी को उस पर संदेह ना हो। यही वजह है कि जो अधिवक्ता हैं वो भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर के मांग उठा रहे हैं। तो सीधा रुख करते हैं गौरव का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, जिस तरीके से बीते देर शाम संजीव जीवा की हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर के अब अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल वहां की तस्वीरें कैसी है गौरव? देखिए, अधिवक्ता कल भी प्रदर्शन कर रहे थे और आज उन्होंने पत्र के माध्यम से यहाँ पर बात कही है, और पत्र के माध्यम से बात कही है कि जिस तरह की घटना हो रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से कोर्ट में घटना हो रही है उसको लेकर शासन को संज्ञान लेना पड़ेगा कि कैमरे लगे रहते हैं, कैमरे भी काम नहीं करते हैं, और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी खराब है कि चलते यहाँ पर इस तरह घटना लगातार हो रही है। और पुलिस अपेक्षा की अगर बात करें मुस्कान, सबसे पहले भी 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को रात समय पुलिस अपेक्षा में यहाँ पर आतिक अहमद और अदरक की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। तो सवाल उस समय कानून व्यवस्था होता था। उसके बाद यहाँ पर जिससे यहाँ पर संजीव माहेश्वरी और दीपा 22 मुकदमे से 17 मुकदमे बरी हो चुका था, तमाम मुकदमे चल रहे, तो तमाम बड़े नेताओं की हत्या का मुकदमा उसके ऊपर था, उसकी यहाँ पर खुलेआम हत्या कर दी गई। वकील में आए एक आरोपी ने यहाँ पर हत्या कर दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्याय व्यवस्था पर भी कुछ होता है, कानून व्यवस्था पर कुछ होता है, और कोर्ट परिसर में इस तरह घटना को अंजाम देना स्पष्ट करता है कि आरोपियों के जो अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद है, और कहीं ना कहीं अभी भी कानून व्यवस्था पर तमाम काम करना बाकी है। कांड के बाद से ही जिस तरीके से शूट आउट को अंजाम दिया गया, तो उस बैठक में क्या कुछ मुद्दे थे ऐसे जिस पर चर्चा की गई, या यूं कहे कि अधिवक्ताओं ने क्या कुछ मांग उठाई है? अधिवक्ताओं की मांग यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर है। अधिवक्ताओं की मांग यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर जिस तरह से चेकिंग होती है, चेकिंग दुरुस्त कराई जाए, और इसके अलावा ये भी कहा गया है जो फर्जी वकील है उनको भी चिन्हित करके बाहर किया जाएगा। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि लोग काला कोट पहन के आते हैं, वकील नहीं भी है तब भी अपने आप को अधिवक्ता बताते हैं, उन सबको चिन्हित किया जाएगा। उनके खिलाफ 420 का मामला यहाँ पर दर्ज करके उनको चिन्हित करके बाहर किया जाएगा। और अधिवक्ताओं का कहना है कि जो पुलिस वाले हैं वो जो सुरक्षा व्यवस्था लगे रहते हैं वो भी यहाँ वहाँ चहलकदमी करते हैं, वो भी अपनी जगह पे मौजूद नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की मांगे हैं उनकी कही गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब कोर्ट की पैरवी होती है तो किया जाना चाहिए, कोई बड़े अपराधी है जिनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी हो उनको कोर्ट में ना आने दिया जाए, और अगर कोर्ट में आते हैं तो व्यापक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर प्रशासनिक तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक होती है और उसमें यह कहा जाता है कि जो अधिवक्ता है उनको चिन्हित किया जाएगा, कि जो भी फर्जी अधिवक्ता या कोई भी अधिवक्ता का वेश धारण करके कोर्ट परिसर के अंदर ना पहुंच पाए। ठीक है, ये तो अधिवक्ता करेंगे, लेकिन शासन क्या करेगा? उमेश पाल हत्याकांड हुआ, अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ, उसके बावजूद भी जो हमारी पुलिस है, जो हमारी शासन है, उसने कोई सीख नहीं ली है, क्योंकि एक बार फिर से एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है जिसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। गौरव, बिल्कुल, पौने 2 महीने पहले घटना हुई थी, पंडापल की बात मैं कर रहा हूँ। पंडापल की घटना थी, उसके बाद कोशिश किया कि शायद सरकार सबक लेगी, प्रशासन सबक लेगा, और खास तौर से बड़े अपराधी जब पेशी पे आते हैं तो उनकी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कोई अखबारी तत्व कोई अन्य आरोपी यहाँ पर उनकी हत्या न करते या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करे, इस तरह की घटनाएं को यहाँ पर रोका जाना चाहिए। पंजाब में जिस तरह देखे है पौने 2 महीने होने के बावजूद यहाँ पर कोई सबक नहीं दिया गया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हीला बहाली हुई है, और हीला बहाली का परिणाम यहाँ पर है कि सच्ची की यहाँ पर खुलेआम हत्या कर दी गई है। अपराधी होता है, उसको सजा देना कोर्ट काम है, पर जिस तरह से यहाँ पर अपराधी को अपराधी सजा दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल लगता है कानून व्यवस्था को लेकर, और सरकार को बात को लेकर जिसमें सरकार कहती है यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से है, चुस्त दुरुस्त है, और यहाँ पे अपराधी अपराध छोड़ रहे हैं,
भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए, तो तमाम तरह के जो दावे थे वो फिलहाल यहाँ पर मुस्कान खोखले साबित होते नजर आ रहा है। और 15 अप्रैल की घटना के बाद भी यहाँ पर सबक न लेते हुए इस तरह की घटना अंजाम दी जाती है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के जो हौसले हैं वो यहाँ पर बुलंद है, और वो खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर सरकार को खुली चुनौती देते नजर आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो आपने देखा कि गौरव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि इस पूरे हत्याकांड के बाद से ही कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता है उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला। तो वही सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही अब सरकार से भी जो अधिवक्ता है वो लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर के मांग उठाएंगे। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा के कोर्ट में हत्या के बाद से ही सेंट्रल बार एसोसिएशन ने एक बैठक की है, जिसमें सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ ही अपनी 4 सूत्रीय मांग को शासन को रविवार तक पूरा करने का समय दिया है। साथ ही मांग नहीं पूरे होने पर बड़े प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। तो आपको बता दें कि सेंट्रल बार एसोसिएशन ने अब सरकार से मांगे रखी है, साथ ही सरकार को रविवार तक का समय दिया है और 4 सूत्रीय मांगे रखी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वह बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। देखिए, कल की जो घटना है वो सब आप लोग अवगत हैं। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया सब में आ चुका है। एक सज्जन महोदय काला कोट पहन के जाके उन्होंने हत्या कर दी। कुछ दिन पहले इलाहाबाद में आप लोगों ने देखा पत्रकार बंधु बन के हत्या कर दी गई। तो अब अपराधी जो है पत्रकार बन जाता है, वकील बन जाता है, कल होगा पुलिसकर्मी बन जाएगा। कल की घटना को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और जो हमारा आज हाउस था, हाउस में हम लोगों ने जो प्रस्ताव पास किए सर्वसम्मति से, उसको 2 भागों में विभाजन किया है। 2 भागों में इसलिए डिवाइड किया है कि ये लड़ाई 2 पार्ट में चलेगी। पहली पार्ट हमारा ये है कि कल जो घटना घटी, संबंधित जो भी दोषी पुलिसकर्मी है, हम इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे लगे थे, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। दूसरी चीज है, जो मेटल डिटेक्टर लगे हैं एंट्री गेट्स पे, ये एंट्री गेट के सारे मेटल डिटेक्टर खराब पड़े हुए हैं। तो देखा आपने कि सेंट्रल बार एसोसिएशन की जो आज बैठक हुई है उसमें 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के सरकार को रविवार तक का समय दिया गया है। साथ ही साफ तौर पर अधिवक्ताओं ने कहा है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ है उसने वकीलों की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है कि कोर्ट परिसर के अंदर ही अगर वकील सुरक्षित नहीं है तो आखिर वकीलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में है। क्योंकि इससे पहले भी लखनऊ के कोर्ट में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिसके बावजूद भी ना तो प्रशासन ने सीख ली ना तो सरकार ने सीख ली और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो चुके हैं। लेकिन इन सबका खामियाजा कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के साथ ही आम जनता को भुगतना पड़ता है, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी कि एक जो बच्ची है वो भी इस पूरे गोलीकांड में घायल होती है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ उससे मुलाकात करने पहुंचते हैं। तो देखिए, सेंट्रल बार एसोसिएशन ने एक चेतावनी दी है सरकार को और सरकार के सामने 4 सूत्रीय मांगे रखी हैं और कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो जो एसोसिएशन है, जो अधिवक्ताओं का बार एसोसिएशन है, वो बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। रुक करते हैं सीधा विभांशु का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए विभांशु, जिस तरीके से ये गोलीकांड हुआ है, शूट आउट हुआ है कोर्ट परिसर के अंदर, उसके बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश दिखा है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार प्राइम टीवी दर्शकों तक पहुंचा रहे अपने। लेकिन अब जो सेंट्रल बार एसोसिएशन की जो बैठक हुई है उसमें बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा और अध्यक्ष द्वारा ये कहा गया है कि 4 सूत्रीय मांगों को रखा गया है और कहा गया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो वो प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वो 4 सूत्रीय मांगे कौन सी है विभांशु?
जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के हाई कोर्ट के SC/ST कोर्ट में कल उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी संदीप माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद कोर्ट परिसर के अंदर में अधिवक्ताओं के अंदर और सेंट्रल बार काउंसिल के तमाम पदाधिकारियों के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठाए गए बार एसोसिएशन के द्वारा। तो वहीं आज राजधानी लखनऊ के हाई कोर्ट के सेंट्रल बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की बैठक होती है। उस बैठक में अगर बात करें तो तमाम पदाधिकारी जो जिम्मेदार है बार काउंसिल के वो मौजूद रहे। अगर बात की जाए तो सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री ब्रजेश यादव की तरफ से एक प्रेस वार्ता कह ले कि वो अधिवक्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि 4 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने एक पत्र उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को यानी कि संजय प्रसाद को एक पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं अवगत कराया है और कहा है कि कोर्ट परिसर के अंदर में जो मेटल डिटेक्टर था वो कहीं ना कहीं सुचारू ढंग से चल नहीं रहा था और जो अनजान लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर में आ रहे हैं। इस पर रोकथाम लगे और स्कैनिंग मशीन के साथ साथ जो तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मशीनें होती हैं उसको कोर्ट परिसर में लगाया जाए। साथ ही साथ अधिवक्ताओं की बीमा भी कराई जाए। और अगर बात करें तीसरी उनकी मांग को तो कहीं ना कहीं देखें तो प्रदेश के अंदर में वो तमाम जो अधिवक्ता है उनके बीमा और सुरक्षा और साथ ही साथ आइडेंटिटी कार्ड को लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी मांगों में रखे हैं। अगर बात की जाए मुस्कान तो इस तमाम मांगों को लेकर उनकी तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आने वाले रविवार तक उनकी मांगों को अगर नहीं सुना जाता है तो लखनऊ की तमाम जो बार काउंसिलें हैं वहां के अध्यक्षों को तमाम पदाधिकारियों को बुलाकर कहीं ना कहीं आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और रविवार तक उनकी मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि हम एक विकराल प्रदर्शन करेंगे। जी देखिए विभांशु, ठीक है, इन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को तो रखा है सरकार के आगे जिसमें सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जहां पर अमूमन जो कोर्ट में लोगों की पेशी होती है, जो बेकसूर लोग हैं उन्हें बुलाया जाता है और जो कसूरवार है उनकी तो पेशी होती है कोर्ट में। ऐसे में सुरक्षा के लिए गुहार लगाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा विभांशु? ये जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो सुरक्षा में तमाम जो तैनात पुलिसकर्मी थे उनकी कहीं ना कहीं बर्खास्तगी की मांग को भी लेकर आज अधिवक्ता अड़े रहे हैं और साथ ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम जो सुरक्षा में जवान लगे थे उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है जो ये हास्य कोर्ट परिसर के अंदर में देखने को मिला है। मुस्कान, साथ ही आपको बता दें कि अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट परिसर में जो तमाम अधिकारी रहते हैं, जो तमाम पुलिस के जवान रहते हैं, उसमें IPS लेवल के एक अधिकारी को यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम के संभालने की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि लगभग सैकड़ों से अधिक जज और लगभग 15,000 से अधिक अधिवक्ता यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और लगभग हजारों की तादाद में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आते हैं और कई ऐसे कुख्यात अपराधी, हाईलाइटेड अपराधी और राजनेता अपनी कहीं ना कहीं केस को लेकर आते हैं। तो ये सुरक्षा कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है पुलिस की कार्य सुरक्षा पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ पुलिस की अधिवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि CO लेवल से हटाकर एक IPS लेवल के अधिकारी को यहाँ पर सुरक्षा का जिम्मा दिया जाए। तो लेकिन विभांशु भी आपने जिक्र किया कि जाहिर सी बात है कि ये सुरक्षा में एक बेहद ही बड़ी चूक मानी जा रही है, जो कि सब मान रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लेकिन जो पुलिस के जो वहां पर तैनात से सुरक्षा कर्मी, उनके तरफ से जो कहा गया है बयान वो ये है कि अगर हम लगातार अधिवक्ताओं की डेली चेकिंग करेंगे तो उसमें भी झड़प हो जाती है कि अधिवक्ता ये भी कहते हैं कि भाई हमें तो डेली आना जाना है, हम कब तक चेकिंग के लिए यहाँ पे लाइन लगाएंगे। जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए तो अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि दिल्ली में रोहिणी कांड और तमाम जो ऐसे कांड हुए कोर्ट परिसर के अंदर में, जिसके बाद दिल्ली बार काउंसिल की तरफ से अधिवक्ताओं को एक आइडेंटिटी कार्ड मुहैया कराया गया जिसके द्वारा कोर्ट परिसर में उनकी एंट्री और एग्जिट होती थी। ठीक उसी के जैसे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अंदर में भी ये व्यवस्था को मुहैया कराया जा सके, जिससे
से कोई भी ऐसा व्यक्ति कोर्ट परिसर के अंदर में न आ सके। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनको इस आइडेंटिटी कार्ड मुहैया कराया जाता है। अब बात की जाए तो कोर्ट परिसर के अंदर में लगभग आधे दर्जन से अधिक प्रवेश द्वार हैं, तो और लगभग 10,000 से अधिक अधिवक्ता है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि कैसे उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। मगर कार्ड एंट्री अगर कर दी जाए तो निश्चित तौर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो सकेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि विभांशु ने उन 4 सूत्रीय मांगों को हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाने का प्रयास किया कि जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में बिना आइडेंटिटी कार्ड के, बिना आईडी कार्ड के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है कोर्ट के अंदर, उसी तर्ज पर ये व्यवस्थाएं यूपी में भी लागू होनी चाहिए ताकि जो अधिवक्ता है उनका एक आइडेंटिटी कार्ड बने, जिस आइडेंटिटी कार्ड को देखने के बाद ये अधिवक्ताओं को कोर्ट के अंदर एंट्री मिले। और अगर जो भी अपराधी प्रवृत्ति का है उसके पास अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है तो वो किसी भी तरीके से उस पूरे कांड को अंजाम नहीं दे सकता है। लेकिन क्या आइडेंटिटी कार्ड बनाना एक सॉल्यूशन है? क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड में तो जो हत्यारे थे वो मीडिया कर्मी बन के आए थे। ऐसे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार के लिए फिलहाल बेहद जरूरी हो जाता है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया और मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव जीवा माहेश्वरी की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित कोर्ट में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावर वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचते थे। वही हमलावर का नाम विजय उर्फ आनंद यादव है। वो जौनपुर का रहने वाला है। साथ ही उसने जीवा को 6 गोलियां मारी। सभी गोलियां आर पार निकल गई। फायरिंग में एक बच्ची और पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगी थी। पुलिस कांस्टेबल के दाएं पैर में गोली लगी है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। वहीं बच्ची की एक्सरे रिपोर्ट में सामने आए हैं और एक्सरे रिपोर्ट में दिख रहा है कि बच्ची के सीने में ये गोली लगी है। वहीं बच्ची का इलाज लखनऊ के KGMU अस्पताल में लगातार जारी है। बच्ची के साथ ही उसकी मां भी घायल हुई थी। इस हमले के बाद यूपी के सभी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, बीते दिनों जो शूट आउट हुआ उसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दी, क्योंकि जो हत्यारा है वो वकील के वेश में कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचता है, गोलीकांड को अंजाम दे देता है। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन जो पुलिस कांस्टेबल और बच्ची और उस मां को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आखिर उसमें जो गुनहगार नहीं है उनकी क्या गलती है? वो क्यों इन सब चीजों में पिस रहे हैं कलीम? देखिए, जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, क्योंकि घटना के दौरान जब बदमाश इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो जाहिर सी बात है वो आसपास नहीं देखता है कि आखिर वो अपने बचाव में किस तरीके से गोली चला रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उसने जो टारगेट करके जो बदमाश था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश जो कि संजीव जीवा, उसकी जब हत्या की, हत्या करने के बाद जो उसने कई फायरिंगें की कि उस फायरिंग के दौरान वो बचकर वहां से भाग सके, लेकिन उस फायरिंग में एक मासूम बच्ची घायल हुए जिसके सीने में गोली फंसी रही। इस दौरान 2 सिपाही भी घायल हुए। इसके साथ एक ACP के सिर पर भी चोट लगी, क्योंकि उनके सिर पर भी 4 टाके लगने बताए जा रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की घटनाओं में बदमाश जब भी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो जाहिर सी बात है आसपास नहीं देखते कि आखिर क्या कुछ है क्या नहीं है, क्योंकि वो बचने के दौरान किस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे जाए इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन करीम देखिए, अगर हम साल 2017 की बात करें तो भी लखनऊ बार के संयुक्त सचिव लोधी पर भी बम से हमला किया गया था। 2012 में भी सिविल कोर्ट में सीढ़ियों के नीचे कूड़े के ढेर में ये जो है विस्फोट किया गया था। ऐसे में लगातार लखनऊ के कोर्ट में ऐसी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज तक नहीं मौजूद हैं। लापरवाही किसकी मानी जाए और कौन गुनहगार है इन सब के पीछे? देखिए, लापरवाही की बात की जाए तो लापरवाही साफ है कि पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है। क्योंकि जब पुलिस कर्मियों को साफ निर्देश दिए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने के निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि पुलिस के हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर होता है और कानून व्यवस्था होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि उसको पूरी तरीके से बना के रखा जाए। फिलहाल जब कानून व्यवस्था की बात की जाए, कोर्ट में जैसे घटनाएं कई हुई, जैसा कि अभी आपको भी याद है कि साल 2017 से लेकर अब तक कई घटनाएं राजधानी लखनऊ की कोर्ट में सामने आई, लेकिन उसके बाद जो इंतजाम किए गए, इंतजाम के मांग जब उठाई गई तो मांग के बाद केवल गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए और उसके साथ गेटों पर
कुछ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये पूरी लापरवाहियाँ साफ देखी जाने लगी, क्योंकि अक्सर देखा गया वहाँ से कई वीडियो भी सामने आए कि मेटल डिटेक्टर लगा है, चल नहीं रहा है, लोग आ जा रहे हैं और जो वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं वो लगातार मोबाइलों में गेम खेलते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल और जो गेटों पर देखा जाए कि गेट पर किसी को भी ऐसे अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता है, लेकिन उस गेट का आधा हिस्सा खोल के अन्य लोगों को भी अंदर एंट्री दे दी जाती है, फिर चाहे वो वकील की ड्रेस में हो या फिर वो पुलिस की ड्रेस में। क्योंकि अगर वो लोग वाकई पुलिस की ड्रेस में हैं या फिर वकील की ड्रेस में, क्या वाकई वो लोग उस यूनिफॉर्म में जो है क्या वो लोग उस विभाग में हैं या नहीं है, इसकी जांच नहीं की जा सकती है। बिल्कुल कलीम, देखिए उसको लेकर के जो सेंट्रल बार एसोसिएशन है उसने भी बैठक की है और 4 सूत्रीय मांगों को अब शासन को सौंपने का भी एक बड़ा आदेश दिया है। लेकिन देखिए कलीम, आप इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद है। इस पूरे हत्याकांड को कहीं ना कहीं अब 24 घंटे बीत चुके हैं या बीतने वाले होंगे। ऐसे में अभी फिलहाल कोर्ट के बाहर की तस्वीरें कैसी हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या अधिवक्ता अभी भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं आपको कलीम? देखिए जिस तरीके से जो कोर्ट परिसर के अंदर घटना हुई है उस घटना को लेकर कोर्ट जो अधिवक्ता है उन्होंने फिलहाल कार बहिष्कार कर दिया है और ये कार बहिष्कार सोमवार तक की जारी रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुबह से ही यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं, समय समय पर जांच रहे हैं, परख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है और इसको लेकर कोर्ट के अंदर पीएससी के जवान भी लगाए गए हैं और अधिकारी खुद कोर्ट के आसपास घूम रहे हैं, परख रहे हैं। इसके साथ ही अगर बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और घटना के बाद अब इस मामले में जिस तरीके से एसआईटी की जांच की बात की जा रही है, एसआईटी जांच के लिए भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं कि किसी तरह की उस एसआईटी की जो जांच है उसमें किसी तरह की लापरवाही ना देखी जाए या किसी तरह की कोई अनबन ना देखे कि यहाँ पर कलीम देखिए हर बार हमने देखा है कि एसआईटी का गठन तो हो जाता है, एसआईटी तक गठित की जाती है, लेकिन जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, ना ये पता चलता है लोगों को कि जो जांच है वो कहाँ तक पहुंची है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर अगर हम कलीम उसका रुख करें तो देखिए एसआईटी की गठन जो है वो कर दिया गया है, तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्या पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ खुल के सामने आया है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो आखिर ऐसे एसआईटी गठन का क्या फायदा जब क्या स्टेप आगे लिया जा रहा है इसका जनता को पता ही नहीं हो रहा है। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से अभी आपने सवाल किया है वो सवाल का जवाब कुछ यूं है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है या फिर कोई बड़ा गैंगस्टर होता है तो उस मामले में जाहिर सी बात है एसआईटी का गठन किया जाता है, क्योंकि एसआईटी का गठन करके ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ और वो किस तरीके से बदमाश अंदर आया या उसकी किस तरीके से रेकी की, उस दौरान वहाँ पर जो लोग थे किस तरीके से लापरवाहियाँ की गई, क्योंकि ऐसे कई चीज़ें हैं, सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए एसआईटी की टीम गठन करती है और एसआईटी जब जाँच करती है, क्योंकि इस मामले में भी ठीक उसी तरीके से हुआ है कि एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जैसा कि आपने अतीक और अशरफ मामले की बात की, उसमें 1 माह का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट क्या आई है क्या नहीं आई है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल 1 सप्ताह का जो समय दिया गया है उस 1 सप्ताह में आखिर क्या कुछ रिपोर्ट आएगी, अभी इस पर भी निगाह बनी रहेगी। दूसरी बात, जिस तरीके से एसआईटी की टीम गठित हुई, एसआईटी की टीम देर रात को कोर्ट परिसर पहुंची थी, पूरे घटनास्थल का जायजा की थी, यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से लेकर सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए थे। उस दौरान कहा जा रहा था कि मेटल डिटेक्टर जो मशीनें हैं वो नहीं चल रही हैं। इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं वो कैमरे भी कई खराब मिले थे। फिलहाल ऐसे और जो फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी उसने जो जांच पड़ताल की थी, इस तरीके की जो रिपोर्ट आई थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट, मेटल डिटेक्टर की रिपोर्ट, ऐसे कई साक्ष्य हैं जो एसआईटी ने अपने पास कलेक्ट किए हैं। और इसके साथ अब सीन रिक्रिएट करने की जो बात की जा रही है, उस सीन रिक्रिएट को करने के दौरान ये देखा जाएगा कि आखिर हमलावर किस तरीके से किस गेट से वहां तक पहुंचा है, कैसे वो यहाँ पर आया, क्या उसके साथ कोई और भी था, क्योंकि जिस तरीके ठीक है कलीम, अभी आपने जिक्र किया कि जो सीन है पूरा रिक्रिएट किया जाएगा, ये सीन रिक्रिएट जो है ये कब किया जाएगा? देखिए जिस तरीके से एसआईटी की टीम के पहुंचने की यहाँ पे बात की जा रही है कि एसआईटी की टीम आज पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक का जो समय दिया गया था वो बताया जा रहा था कि 4 से 5 बजे तक एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और अपनी जांच करेगी, लेकिन फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई खास अपडेट नहीं दी गई। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि सीन रिक्रिएट होगा, क्योंकि 1 सप्ताह का समय है, तो जाहिर सी बात है इस सीन को जल्द से जल्द रिक्रिएट करके जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए जाएंगे और जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पूरी तैयार की जाएगी। लेकिन सवाल यही बनता है मुस्कान जी कि आखिर इसमें जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी
और लापरवाही आखिर किसकी रही, क्योंकि ये जो गैंगस्टर है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात बदमाश है जिसके ऊपर रंगदारी समेत हत्या जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं और इसको लखनऊ की गोसाईगंज जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। जब हाई सिक्योरिटी बैरक जेल में उसको रखा गया उसके बाद जब पेशी पर लाया गया तो आखिर लापरवाही क्यों बरती गई? बिल्कुल कलीम, अब सभी ये जानना चाहते हैं कि अगर ये इतना कुख्यात अपराधी था जिसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया तो जब पेशी पर ये पहुंचता है तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जाती है जिस वजह से ये पूरा हत्याकांड हो जाता है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए कलीम। तो वही लखनऊ के इंदिरा नगर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 16 वर्षीय किशोरी की रेप के बाद हत्या का मामला है, जिसमें आरोपी ने नाबालिग के सर में हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी है। जब उसका मन इतने से नहीं भरा तो उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर रेप और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और नाबालिग आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। शाहिद नाम के शख्स के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। पूरा मामला इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के तकरोही का है। तो नाबालिग से दरिंदगी के बाद हत्या की खबर एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जिसके बाद जो आरोपी है वो मौके से फरार हो जाता है। जिस पूरे मामले को लेकर के जो मृतक बच्ची है उसके पिता ने तहरीर भी दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है और ये पूरा मामला इंदिरा नगर का है, जहां पर मानवता को शर्मसार किया गया है, जहां पर पहले तो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसके सर पर हथौड़े से वार किया जाता है। लेकिन आरोपी ने हैवानियत की हदें तब पार की जब उसका मन इतने से भी नहीं भरता है तो वो लगातार हथौड़ियों से वार करता है और उसका शव फांसी के फंदे पर लटकाते हुए ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या है। तो मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर लखनऊ से है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रुक करते हैं सीधा सागर का, जो इस खबर पर अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए सागर, लखनऊ में एक बार फिर से नाबालिग के साथ दुष्कर्म की खबर सामने आई है, जहां पर आरोपी ने पहले तो बच्ची के सर पर वार किया है, फिर उसके बाद उसे फंदे पर लटका दिया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है? सागर जी मुस्कान, पहली बात तो आपको बता दूं कि यूपी के तमाम जिलों से ऐसी खबरें आती रहती है। अभी हाल ही में जालौन की बात करें या बरेली की बात करें या फिर शाहजहांपुर की बात करें, यहाँ पर बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उन्हें नृशंस तरीके से मौत के घाट उतार के कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है। इससे पहले भी अयोध्या में कई तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और बरेली में भी और जालौन जिले में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। और बात करें सूबे की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र के तकरोही इलाका पड़ता है। यहाँ पर 16 वर्षीय एक छात्रा थी, वो अपने घर में अकेली थी क्योंकि उसके जो परिजन है, माता पिता है, वो किसी कारणवश बाजार गए हुए थे और इसी मौके का फायदा उठाकर जो वहाँ पर जो उसी के क्षेत्र में एक युवक रहता है जिसका नाम शाहिद है, वो मौका पाकर वहाँ पर चला जाता है। उसके बाद लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुष्कर्म करने के बाद पकड़ा न जाए, इसके एवज में वो लड़की को हथौड़ों से वार करता है। कई बार वार करने के बाद उसे फंदे से लटका देता है और इसके बाद पूरी घटनाक्रम को हत्या दिखाने की कोशिश करता है। देखिए, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो पड़ोसी हैं उसके परिजनों को सूचित करते हैं कि आपके घर से काफी देर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। उसके बाद आनंद फानंद में परिजन वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से देखते हैं कि शाहिद नाम का युवक वहाँ से फरार होकर निकल जाता है। और कुल मिला के देखिए, परिजनों की तहरीर पर मामला सामने आता है तो उसके बाद जो है परिजन तहरीर देते हैं इंदिरा नगर थाने में। उसके बाद वहाँ के जो इंस्पेक्टर है संज्ञान लेते हैं। जी देखिए सागर, आखिर यहाँ पर ये जानना अहम हो जाता है कि आखिर जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है वो इतनी आपराधिक प्रवृत्ति की कैसे हो जाती है कि वो इस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं और उनका दिल तक नहीं पसीजता है। क्योंकि दिल्ली का भी हमने कांड देखा था कि एक बच्ची को चाकुओं से भून दिया गया था और अब यहाँ पर बच्ची के साथ पहले तो रेप किया जाता है, फिर उसको हथौड़े से मारा जाता है। आखिर लोग इतनी आपराधिक प्रवृत्ति के क्यों हो रहे हैं अब? जी, जाहिर सी बात है, अभी आपने देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा और साहिल का मामला भी सुना होगा। ये भी लव जिहाद से जोड़ा जा रहा था और ये भी मामला जो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं लव जिहाद से जोड़ा जाए, क्योंकि देखिए लड़की एक हिंदू पक्ष से थी और लड़का जो था मुस्लिम पक्ष से, और लड़का जो है तकरीबन उसकी उम्र भी 18 से 20 साल रही होगी, वो बालिग है। और कुल मिला के लड़का जो इस पूरे मामले का फायदा उठाता है, वहाँ से फरार हो जाता है
और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर सक्रिय हो जाती है और लड़के को सर्विलांस की मदद से पकड़ लेती है। फिलहाल लड़के से पूछताछ जारी है और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, दुष्कर्म की रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले पर आगे की पुलिस कार्रवाई करेगी और फिलहाल पुलिस ने हत्या पॉक्सो एक्ट के तहत पूरा मामले को दर्ज कर लिया है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए सामने आई है, जहां आरोपी पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता है और उसके घर में ही घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम देता है। दुष्कर्म करने के बाद जब आरोपी का मन नहीं भरता है तो वो बच्ची के सर पर हथौड़े से वार करता है और इस पूरे कांड को आत्महत्या दिखाने का भी प्रयास करता है और उस बच्ची के शव को पहले हथौड़ों से वार करते हुए मार देता है। उस बच्ची को मौत के घाट उतारता है, फिर उस बच्ची को फांसी के फंदे से लटका देता है ताकि इस पूरी हत्या को आत्महत्या दिखाया जा सके। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है, साथ ही जो अपराधी है वो फरार हो गया है, लेकिन पुलिस उसकी तलाशी के लिए, उसको पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है, लगातार दबिश दे रही है और कह रही है कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।